ऊष्मा बजट। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, क्या है, एक ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है, तो सौर विकिरण से जो ऊर्जा आती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो और बजट क्या है, बजट का मतलब लेखा जोखा। ठीक है, लेखा जोखा में क्या रहता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो लेखा जोखा जो है यानी कि इसमें संतुलन होना चाहिए कि जितना हमारे पास आएगा उसी अनुपात में फिर खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा खर्च कर दिया जाएगा तो कमी होने लगेगी और कम खर्च किया जाएगा तो वृद्धि होने लगेगी। तो इसी प्रकार से ऊष्मा का लेखा जोखा है, किसके संदर्भ में, आवाज़ नहीं, पृथ्वी के संदर्भ में। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, अगर जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही नहीं छोड़ा गया वापस अंतरिक्ष में, तो पृथ्वी गर्म होने लगेगी या तो ठंडी होने लगेगी। अगर ये पृथ्वी ज़्यादा ऊष्मा छोड़ देगी अंतरिक्ष में तो ये क्या होगा, कम हो जाएगी ऊष्मा, ऋणात्मक हो जाएंगे, तो यानी कि ये ठंडी होने लगेगी। ठीक है, और अगर पृथ्वी कम ऊर्जा छोड़ती है, कम जितना ऊष्मा प्राप्त की उससे कम छोड़ती है, तो उससे क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसी को हम ऊष्मा बजट में पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त करती है सूर्य से, वह किस प्रकार से प्राप्त करती है और किस प्रकार से सभी ऊष्मा को वापस लौटा देती है। इतना समझ में आया, धीरे धीरे चलेंगे आज। ठीक है, इतना आगे बढ़े। अब देखो ऊष्मा बजट होता क्या है, ये समझ लिए इतना कॉन्सेप्ट कि ऊष्मा बजट किससे संबंधित है। देखो सूर्य है, सूर्य से जो है चारों ओर जो है प्रकाश या ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, ऊष्मा निकल रही है, यह ऊष्मा का कुछ भाग सभी ग्रहों पे जाता होगा, उसी में से कुछ भाग जो है पृथ्वी पर आता है, और जो पृथ्वी पे आता है वो कितना होता है, 1/2 अरबवां भाग। ये मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ठीक है, तो जो ऊष्मा आता है पृथ्वी पे, जो आती है ऊष्मा, उसका एक मतलब सूर्य की कुल ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग, अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, और जब सूर्य से किरणें आती हैं तो ये कैसे आती हैं, लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, लघु तरंगों के रूप में। अब ये लघु तरंगों का गुण क्या होता है कि इनका शोषण वायुमंडल द्वारा नहीं किया जाता है। ये क्या करेंगी, वायुमंडल को पार कर जाएंगे, वायुमंडल इनको सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाता, वायुमंडल को पार कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सूर्य से ऊष्मा आ रही है और वह लघु तरंगों के रूप में आ रही है। लघु तरंगों का गुण यह होता है कि ये वायुमंडल में नहीं उलझेगी और उसको पार कर जाएगी। ठीक है, यह पृथ्वी है हमारी। ठीक, तो वह ऊष्मा कहाँ आएगी, पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के सतह पर। तो ये पृथ्वी के सतह को गर्म करेगी। जब पृथ्वी के ये रखे थे आप तो बंटवा दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बंटवा। तो यह क्या हो गया, लघु तरंगों के रूप में है, वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह को अब गर्म कर देगी कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब जब गर्म कर देगी पृथ्वी को तो यह पृथ्वी गर्म एक गोला बन जाएगा कि नहीं। इसे दिन भर ऊर्जा आई तो इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी को एक गर्म पिंड बन गया। समझ में आया। यही पृथ्वी जो है गर्म हो गई और इसके चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल लघु तरंगों से नहीं गर्म हुआ, लेकिन पृथ्वी का सतह इससे जो है गर्म हो गया। समझ में आया। तो ये पृथ्वी का सतह अभी गर्म है, तो ये पृथ्वी एक गर्म पिंड की तरह हो गई। अब देखो, जब इसमें ऊष्मा आती है, जो ऊष्मा आ रही है, इसमें सभी भाग जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। जैसे 1/2 अरबवां भाग आ रहा है, लेकिन सभी धरातल पर नहीं पहुंच पाते। और धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाते और कितना नहीं पहुंच पाता, इसी को देखेंगे हम। तो 1/2 अरबवां भाग जो है, इसको हम 100% मान लें। ठीक है, जो ऊष्मा आई उसको हम क्या कर लेंगे, 100% मान लेंगे।
अब 100% में से कुछ ऊर्जा जो है परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो परावर्तित जो होती है ऊर्जा वह कितना होती है, 27% जो है बादल से। मान लो कहीं पे बादल है पृथ्वी पर आने से पहले, तो बादल से टकरा कर जो वापस चली जा रही है ऊर्जा कितना है, 27%। और एल्बिडो क्या होता है अभी बता रहे हैं, एल्बिडो से 2%। एल्बिडो क्या है, यह धरातल पर मान लो उष्मा आई, जो पृथ्वी की उष्मा है वो धरातल पर पहुंची, और धरातल पर मान लो बर्फ़ है, ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, तो बर्फ़ पे गिरने के बाद वह टकरा कर वापस चली जाती है। कुछ इस प्रकार से जैसे मान लो हम सतह पर कहीं कांच लगा दिए हैं, शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं, ठीक है, शीशा लगा दिए हैं, इस पर कोई प्रकाश गिरा तो ये कहाँ जाएगा, वापस लौट जाएगा कि नहीं। इसी तरह बर्फ़ वाली सतह पर जब गिरती है तो वापस लौट जाती है, उसकी मात्रा कितना है, 2%, ठीक है। तो ये परावर्तन के कारण 29% लगभग चला गया, ठीक है, बादलों से 27% और एल्बिडो के कारण 2%, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे वायुमंडल में धूल कण भी हैं कि नहीं, वायुमंडल में जलवाष्प है, धूल कण है और गैसों से मिलकर बना है ना, तो किरणें आती हैं और स्कैटर्ड हो जाती है या प्रकीर्णित हो जाती है, बिखराव हो जाता है किरणों को, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से 6% ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती धरातल पर, समझ में आया। यानी कि इतना जो ऊर्जा है कुल कितना हो गया, 35% ऊर्जा, 35% ऊर्जा धरातल पर और वायुमंडल इसको ग्रहण नहीं कर पाता और ये वापस लौट जाती है। इतना तो पहले ही वापस हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब बचा कितना, 65%। 100 में से घटाएंगे 35 को तो 65 बचेगा। इसका 14% भाग वायुमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण, मतलब इसको वायुमंडल सोख लेता है। लघु तरंगों से केवल 14% वायुमंडल ही सोख पा रहा है, समझ में आया। यानी कि लघु तरंगे इससे गर्म होती है वायुमंडल, ये वायुमंडल लघु तरंगों से गर्म होता है और 14% उष्मा सूर्य से आने वाली को सोख लेता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो जो शेष उष्मा है, अब 65 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 51%। यही 51% उष्मा जो है पृथ्वी को मिलती है, ठीक है, 51% उष्मा पृथ्वी को मिलती है, ठीक है। अब यह जो उष्मा प्राप्त हो रही है यह भी सभी उष्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त होता है, इसमें से 17% उष्मा अप्रत्यक्ष रूप से और 34% उष्मा प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप क्या है इसको भी देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया, इसको दीवा प्रकाश भी बोलते हैं, दीवा प्रकाश। जैसे सुबह होने से पहले जब सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, प्रकाश आ जाता है पहले कि नहीं, तो यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, दीवा प्रकाश। यानी कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उस समय हमको प्रकाश जो मिल रहा है उसकी वजह से 17%। या शाम को देखेंगे जब सूर्य ढल जाता है तब भी रोशनी बनी रहती है कि नहीं, उसको भी वही दीवा प्रकाश, यानी सुबह और शाम से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य के न दिखाई देते हुए, उसी को हम अप्रत्यक्ष कह रहे हैं और उसकी मात्रा कितनी है, 17%। और 34% मात्रा किसकी है, प्रत्यक्ष। ये सूर्य जब दिखाई देगा, ठीक है, जो सूर्य के दिखाई देने का समय है उस समय जो प्रत्यक्ष रूप से उष्मा प्राप्त होगी वह 34%। समझ में आया, ठीक। यानी को पृथ्वी को अगर पूछा जाएगा कुल कितनी उष्मा प्राप्त होती है धरातल को, तो 51%, और वायुमंडल को अभी 14 मिला है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का उष्मा बजट क्या हो गया कि 1/2 अरबवा भाग जो आ रहा है, यदि उसको हम 100% मान लेंगे उसका केवल 51% भाग ही धरातल पर पहुंच पाता है, ठीक है। अब हम बताए थे कि उष्मा बजट, तो ये हो गया आपका प्राप्ति 51%, ठीक है। धरातल को 51% प्राप्ति हो गई ना, तो इसका उत्सर्जन भी करना पड़ेगा कि नहीं। अगर उत्सर्जन नहीं करेगी पृथ्वी तो गर्म हो जाएगी,
तो यही 51% हमको उत्सर्जन भी करना है पृथ्वी से। समझ में आया? दिन के समय गर्म हो रहा है और रात के समय यही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम प्राप्ति वाला समझ में आया कि फिर समझा दें? एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश है, लघु तरंगों के रूप में आ रहा है, तो इसको वायुमंडल अधिक बाधित नहीं कर पाएगा और यह धरातल पर पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन धरातल पर पहुंचने से पहले कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें से कुछ ऊर्जा मतलब धरातल और वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता और वापस लौट जाता है। तो जो परावर्तित ऊर्जा है यहाँ किस कारण से, अगर मान लो यहाँ बादल आ गए, बादलों पर प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित होकर लौट जाएगा, उसकी मात्रा कितनी है? 27%। अगर पृथ्वी पे कहीं बर्फ जमी हुई है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर, जहाँ पे सरफेस एकदम सफ़ेद है, तो वहाँ से जो लौट के उष्मा जाती है उसको कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो से कितना जा रहा है? 2%। और प्रकीर्णन किसके कारण हो रहा है? धूल कणों के कारण। धूल कणों से प्रकीर्णन की वजह से 6% उष्मा न तो वायुमंडल को और न ही धरातल को प्राप्त हो रही है, यानी कि 35% उष्मा का पहले ही ह्रास हो जा रहा है। ठीक है, अब शेष 65% उष्मा बचेगी, जिसमें से 14% का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा किया जाता है और 51% का अवशोषण पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी के द्वारा अवशोषण जो किया जाता है उसमें से 17% अप्रत्यक्ष रूप से और 34% प्रत्यक्ष रूप से। यह जो है अभी तक वायुमंडल में मतलब पृथ्वी पर उष्मा का आगमन हो गया। ठीक है, लेकिन बजट में उत्सर्जन भी, यानी कि जो विसर्जन है मतलब छोड़ेगी भी उतनी उष्मा। तो दिन के समय यह घटना घट रही है और उष्मा प्राप्त हो रही है। अब रात हो जाएगी कि नहीं, तभी ना विसर्जन होगा ऊर्जा का। अब देखो रात के समय में क्या होगा, ये पृथ्वी जो है गर्म पिंड बन जाएगी, रात तक गर्म हो जाएगी ना। तो जब गर्म हो जाएगी तो यह अपने से क्या करेगी, उष्मा को बाहर छोड़ेगी कि नहीं। तो जब उष्मा को बाहर छोड़ती है पृथ्वी तो यह दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। ठीक है, उष्मा, और यह उष्मा की जो दीर्घ तरंगे हैं इनको वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, दीर्घ तरंगे। ठीक है, इसी कारण से वायुमंडल ऊपर से गर्म ना होकर नीचे से गर्म होगा। जहाँ पृथ्वी का सतह होगा वहाँ गर्म होगा ना, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे वायुमंडल का तापमान गिरने लगेगा कि नहीं, गिरता है। पढ़े ही हैं हम लोग, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस गिरता है। ठीक है, नहीं तो आगे हम पढ़ा देंगे सामान्य तापमान दर क्या होता है। यानी कि हम धरातल की सतह से ऊपर जाएंगे तो तापमान गिरेगा। इसी कारण से देखो पहाड़ों पर जब हम ऊपर जाते हैं तो बर्फ़ जमी मिलती है कि नहीं। ठीक है, यानी कि यह नीचे से गर्म हो रहा है। तो इसमें देखिए 17% जो विकिरण होता है, देखो जो पृथ्वी जो उष्मा छोड़ती है, जो गर्म होने के नाते पिंड से उष्मा निकलती है दीर्घ तरंगों के रूप में, इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब पार्थिव विकिरण क्या है, तो कोई भी पिंड अगर गर्म हो जाएगी तो अपने आप को ठंडा करने के लिए उष्मा छोड़ेगी कि नहीं। जैसे कल बताए थे, चाय को कहीं बना कर रख दिया जाए गर्म करके तो धीरे धीरे ठंडी होगी। ठंडी होने की मतलब उसमें विकिरण के माध्यम से उष्मा छोड़ रही है कि नहीं। अब पृथ्वी छोड़ रही है विकिरण के कारण उष्मा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण। इसको भी ध्यान रख लेना। अब पार्थिव विकिरण होता है तो 17% ऊर्जा जो है सीधे अंतरिक्ष में चली जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आया। 17% ऊर्जा वापस लौट गई और यह समाप्त हो गई। अब पृथ्वी पर जो और कुछ गैसें बताए थे, ग्रीन हाउस गैस बताए थे, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, यह कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी से आने वाले दीर्घ तरंगों को सोखती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे लेटे हुए हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर कंबल डाल दिया जाए तो कंबल गर्म हो जाएगा कि नहीं। कंबल कैसे गर्म हुआ, हमारे शरीर की ऊर्जा से। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कुछ ऐसी गैसें हैं जो जलवाष्प, जो ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर कंबल की तरह काम करती हैं।
तो कंबल में ऊर्जा फंस जाती है कि नहीं, शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो रुकी रह जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंबल ओढ़े हो बहुत देर तक ओढ़े हो उसमें आग लग जाए, कि नहीं। यानी कि अगर कंबल ओढ़े हो तो गर्म हुआ, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होने लग रहा है तो इसमें से उष्मा निकल जाएगी कि नहीं, उष्मा बाहर भी चली जाएगी, और एक लेवल से ज़्यादा कभी कंबल गर्म नहीं होगा कि इतना गर्म हो जाएगी कि शरीर जलने लगे। कभी ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंबल से उष्मा निकल रही है ना। तो ऐसे ही जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो दीर्घ तरंगों से उष्मा निकल रही है तो कुछ का अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको छोड़ भी देंगे। जैसे कंबल से धीरे धीरे उष्मा निकलती भी जाएगी कि नहीं वापस, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से उष्मा छूट भी जाती है। तो 17% तो सीधे अंतरिक्ष में चला गया, इसका ये समाप्त हो गया, ठीक। लेकिन फिर यहाँ जो वायुमंडल है, देखिए वायुमंडल इस उष्मा का कुछ भाग ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जिसमें से हमारा 9% भाग कैसे ग्रहण करता है, विकिरण के संघनन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से बता रहे हैं। 9% भाग जो है संवहन से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अभी संवहन बता रहे हैं क्या होता है। और 6% भाग जो है सीधे विकिरण से, ठीक है। संवहन या यहाँ पे प्रक्षोभ लिखा होगा या विक्षोभ लिखा होगा। विक्षोभ क्या होता है? विक्षोभ का मतलब जो है अशांति। जब अभी बताते हैं कि संवहन में अशांति कैसे आती है, तो विकिरण की वजह से जो उष्मा जाती है वो कितनी होती है? 6%। विकिरण से वायुमंडल इसको सोख लेगा। समझ में आया? आगे देखिए 19% जो उष्मा है, 19% उष्मा ये कैसी है? संघनन की गुप्त उष्मा, संघनन में। अब संघनन क्या होता है? देखो तीनों चीज़ों को बता देते हैं क्या क्या होता है। यानी कि ये उष्मा वायुमंडल को मिल रही है, ठीक है। वायुमंडल इतना सोख ले रहा है और 17% उष्मा निकल जा रही है, ठीक है। अब देखिए संवहन क्या होता है? जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, मान लो पृथ्वी का सतह है, तो वायु भी गर्म हो जाएगी कि नहीं? अब गर्म हो जाएगी तो हल्की होगी कि भारी? हल्की होगी, और हल्की हो जाएगी तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पे तापमान घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो ठंडी हो जाएगी कि नहीं? ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर यही ऊपर जाएगी कि नहीं? तो यह एक चक्र बन जाता है जिसे संवहन धारा कहते हैं। कल बताए भी थे, संवहन धारा यही है। और जैसे ही गर्म होके ये संवहन के कारण ऐसे गर्म होके या पृथ्वी के विकिरण को ऊपर पहुंचाती है, तो इससे 9% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसको? वायुमंडल को, ठीक है। अब देखो 6% जो है ये विकिरण से, यानी विकिरण क्या है? जैसे ये सटा हुआ है, जो चालन नहीं बताए थे, चालन की वजह से जो उष्मा प्राप्त हो रही है, सीधे विकिरण उसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये चालन के माध्यम से समझ लीजिए प्राप्त हो रही है, सीधे लिख देते हैं चालन समझने के लिए, ठीक है। और संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब होता है बादल का बनना। जैसे वायुमंडल में धूलकण है कि नहीं? धूलकण है, और इसमें जलवाष्प भी होता है। तो इसी धूलकण पे ये जलवाष्प आके बैठते रहते हैं, ठीक है। और जलवाष्प जब है तो वाष्प बना है, तो उसका तापमान कितना होगा? किसी पानी को गर्म करके वाष्प बनाना हो तो कितना होगा तापमान? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री तो थर्मामीटर पे आएगा, और उसमें कुछ गुप्त उष्मा होती है, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं? जैसे अगर मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ का तापमान अगर उसमें थर्मामीटर लगाओगे तब भी 100 डिग्री आएगा, ठीक है। और बर्फ़ से पिघला हुआ 0 डिग्री आएगा। मान लो बर्फ़ है तो बर्फ़ से जो पानी बर्फ़ है अगर तो 0 डिग्री होगा, और बर्फ़ से पिघला हुआ पानी मान लो तुरंत पिघल के आया, और उस पिघले हुए पानी को भी लगाएंगे तो 0 डिग्री होगा। होंगे कहीं उसमें 9 में होंगे, जाके वहाँ देखो, ठीक है। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? यानी कि इस द्रव से इस ठोस में बनने में क्या कोई मतलब ऊर्जा मतलब होगी कि नहीं होगी? तो यही गुप्त उष्मा है।
यानी कि इसमें लगभग -80 डिग्री सेल्सियस यही गुप्त उष्मा रहती है, जिसके कारण से हमारा द्रव जो है ठोस में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही उबलता हुआ पानी अगर कहीं है तो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री और भाप बन गया तब भी 100 डिग्री दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ गुप्त उष्मा छुपी रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गया था भाप के रूप में तो 100 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम होगा और गुप्त उष्मा भी है, तो वही जो गुप्त उष्मा निकलती है इसमें से द्रव बनने के कारण अब वो जल में बदल रहा है कि नहीं। पहले किस में था, गैस में। गैस का ज़्यादा तापमान होगा कि द्रव का। अगर जल में, जल जैसे है, ठीक है, जल को गैस अवस्था में रखा जाए तब ज़्यादा गर्म रखना पड़ेगा कि द्रव अवस्था में। गैस अवस्था में जब इसको गैस बनाएंगे, इसको उबाल के, तो इसको ज़्यादा तापमान चाहिए कि नहीं। अब यही गैस था, यहाँ पे जाके द्रव बनेगा कि नहीं। बारिश की बूंदें बनेंगी ना, तब वही बादल तो वही है ना, छोटी छोटी बूंदें कणों के साथ है। तो जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आया तो इसमें से उष्मा का ह्रास होगा कि नहीं। गैस को पकड़ के अगर जलवाष्प को पकड़ के ठंडा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पानी। तो इसमें की जो गर्मी थी वो कहाँ गई, वायुमंडल में। तो वही वायुमंडल को 19% उष्मा संघनन के रूप में प्राप्त होती है, संघनन की गुप्त उष्मा लिख देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया, आया कि नहीं जी। संघनन की गुप्त उष्मा यही कल का प्रश्न है, क्या होता है संघनन की गुप्त उष्मा। 2 नंबर का है, 3 नंबर का समझो। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख के लाना, हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, धरातल का 51% आया था तो उसमें से 17% ये निकल गया और इसको जोड़ोगे तो ये 34% है। ठीक है, ये 34% उष्मा पहले वायुमंडल इसको सोख लेता है। कौन सोखेगा, वायुमंडल। और वायुमंडल सोखने के बाद इसको फिर छोड़ देगा कहाँ, अंतरिक्ष में। तो यानी कि 34% ये और 17% ये, कितना हो गया, 51% हुआ कि नहीं। तो 51% प्राप्त हुआ था और 51% वापस चला गया। समझ में आया। अब मान लो क्वेश्चन कहीं पूछ दिया वायुमंडल का उष्मा बजट बताइए, तो वायुमंडल को कितनी प्राप्ति होती है। तो अभी देखे थे वायुमंडल को, ध्यान से सुनो, 14% लघु तरंगे आ रही थी, सोख लिया था। और अभी जो है फिर 34% सोखा कि नहीं पहले, तो 34%। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 48%। तो वायुमंडल का उष्मा बजट में अगर पूछेंगे वायुमंडल को कितनी प्राप्ति होती है तो 48%। बाद में वह उसको अंतरिक्ष में छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट हो तो बोलो। अब इसमें देखो फिर से, जैसे ये बता दिए थे, इसको एक बार और देखते हैं। पृथ्वी गर्म हुई, रात का समय आ गया, रात के समय में अब इसमें से उष्मा निकलेगी। उष्मा कैसे निकलेगी, दीर्घ तरंगों के रूप में। और दीर्घ तरंगों को कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कंबल की तरह उसको रोकने का कोशिश करेंगी। ठीक है, तो कुछ रुकेंगी और कुछ निकल जाएंगी। तो 17% जो है सीधे सीधे निकल जाती है, जो पता नहीं चलता है। मान लो कंबल ओढ़े हो, कंबल से ढक लिए शरीर को और चेहरा खुला हुआ है, तो चेहरे की गर्मी नहीं ना कंबल रोकेगा। तो ऐसे ही कुछ गर्मी, जहाँ मान लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ऐसा कोई छेद है तो उस क्षेत्र के रास्ते निकल गया। समझ में आया। तो 17% उष्मा बेकार हो गई। या फटा हुआ कंबल कहीं ढके हो तो जितना दूर फटा हुआ है उतनी दूर ठंड लगती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से उष्मा निकल रही है। तो इसमें भी ग्रीन हाउस गैसें ऐसी नहीं है कि सब रोक ले, कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ कम है वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो कितना %, 17%। ठीक है, 17% सीधे अंतरिक्ष में चली जा रही है। और जो पृथ्वी से सतह सटा हुआ है वह 6% उसकी वजह से गर्म हो जा रहा है, वायुमंडल। ठीक है, और संवहन क्या है, अभी को बताए हैं कि गर्म होके ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो इसको क्या बोलते हैं, संवहन। ठीक, और तीसरा क्या है, संघनन की गुप्त उष्मा। तो संघनन मतलब जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जल परिवर्तित हो रहा है तो उसको बोलते हैं संघनन की, संघनन। और इस समय जो उष्मा मुक्त होती है उसी को बोलते हैं संघनन की गुप्त उष्मा। ठीक है, समझ में आया।